आईपीएस अरविंद चतुर्वेदी बने विधि छात्रों के गुरु। जनपद के टीआरसी लॉ कॉलेज में बतौर मुख्य वक्ता पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी ने छात्रों को साइबर से संबंधित जानकारी विस्तार पूर्वक उपलब्ध कराई। यही नहीं, छात्रों को सवाल पूछने का भी भरपूर मौका दिया। साइबर स्पेस में सुरक्षा के उपाय के संबंध में एसपी विजिलेंस लखनऊ के द्वारा विस्तार पूर्वक संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई, जो न सिर्फ विधि छात्रों के लिए बल्कि प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यही नहीं, आप सभी के लिए भी यह जानकारी अत्यंत आवश्यक सिद्ध होगी। हम लोग आज बात करेंगे, स्लाइड्स इंग्लिश में है लेकिन मैं हिंदी में आपसे वार्ता करूंगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी इन साइबर स्पेस? साइबर स्पेस में सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? इस विषय पर हम आपसे बात करेंगे। इतने सारे युवा यहाँ पर हैं और मेरा मानना है कि आप अपने घरों में बताएंगे, अपने भाई बहन, चाचा, मामा, मामी को बताएंगे तो कितने सारे लोग के पास ये हमारा संदेश पहुंचेगा। मैं इससे बहुत खुश हूँ। मैं बराबर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेनिंग देने के लिए जाता हूँ। कहीं विद्यार्थी होते हैं, कहीं हमारे पुलिस के लोग होते हैं, कहीं बैंकर्स होते हैं, कहीं समाज के लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं। लेकिन प्रयोजन एक होता है कि हम सजग रहें, हम सतर्क रहें, क्योंकि हम साइबर स्पेस को अवॉइड नहीं कर सकते। आज की तारीख में हम इससे दूर नहीं जा सकते। हमको यहीं रहना है और सुरक्षित रहना है, इसकी हमें आवश्यकता है। बात सहमत है? आप सहमत हैं? हम इससे हट नहीं सकते। हम ये कहेंगे नहीं, हम साइबर स्पेस में जाएंगे ही नहीं तो हमारे ऊपर अपराध होगा कैसे? ये संभव नहीं है आज की तारीख में। अगर आप इस समाज में हैं तो आपको साइबर स्पेस में जाना ही होगा और जाना चाहिए। आखिर आप कब तक अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे? आपका घर होता है, आप घर बनाते हैं, आपके पिता ने घर बनाया, आप सुरक्षित रखते हैं तो क्या करते हैं? कहीं बाहर जाते हैं तो समुचित स्तर का ताला बंद करते हैं उसमें। उसी प्रकार से हम अगर इस एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, इस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो अपनी सुरक्षा पाने के लिए हम व्यापक तरीके से सजग रहें, जानकार रहें। जो चीज हम कर रहे हैं उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। हम आज का जो ये आपसे इंटरेक्शन हो रहा है, ये हम केवल एक तरफा ज्ञान देने की बात नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा ये जो बातचीत है ये इंटरैक्टिव हो। आप हमसे सवाल पूछें, आप रोकें, आपकी जो जिज्ञासा है वो आप पूछें और बिल्कुल निडर होके, बिल्कुल मुझे आप पुलिस अधिकारी मत मानिए। इस समय मैं एक अध्यापक की तरह आपके सामने हूँ, आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए। और जितना इंटरेक्शन होगा, आपका सवाल अगर बहुत सार्थक नहीं होगा तो भी मैं आपके सवाल को सुधारूंगा और जवाब दूंगा। आप सवाल पूछेंगे तो आपके साथियों को भी उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो इसलिए हिचक छोड़िए और हमारे साथ मिलकर आगे बढ़िए। जब मैं इतने युवाओं को देखता हूं तो मेरे मन में पहला प्रश्न उठता है कि इनमें ऊर्जा है कि नहीं। जब आप में ऊर्जा होगी, आप जागृत होंगे, तभी हमारी बात आप तक पहुंचेगी। कोई आदमी निढाल होगा, सोएगा, मोबाइल पर काम कर रहा होगा, बातचीत कर रहा होगा, तो ऊर्जा नहीं होगी भवन इस कमरे में। तो मैं चाहता हूं इस कमरे में ऊर्जा बराबर बनी रहे। तो ऊर्जा के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है? जागृत करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है? सबसे आसान तरीका होता है कि हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। कॉमन प्लेटफॉर्म का मतलब कि हम ग्राह्यता की, एक्सेप्टेंस के एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। और उस कॉमन प्लेटफॉर्म पर आने का एक सबसे आसान तरीका होता है कि हम कुछ नारे लगाएं, कुछ स्लोगन शाउटिंग करें, हमारे अंदर एक उत्साह भर जाए, ऊर्जा आ जाए। तो हम 3-4 नारे लगाते हैं। हमारे जो पुराने साथी बाराबंकी के हैं वो हमारी इस विधा से भली बात परिचित हैं। तो हम लोग पहले कुछ नारे लगाते हैं और फिर काम की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी जो भारत माँ है उसकी वंदना करते हैं और हम भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। सहमत हैं आप लोग? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत की अखंडता जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आप सारे युवा हैं,
तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो हम नारे लगाते हैं, हम कहेंगे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, आप कहेंगे भारत माता एक हमारी। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम लोग भारत के मध्य भाग में बैठे हैं, बाराबंकी में। हम सुदूर पूर्व में चलते हैं। नारा बनेगा बाराबंकी हो या हो गुवाहाटी, मैं कहूंगा, आप कहेंगे अपना देश अपनी माटी। बाराबंकी हो या हो गुवाहाटी, बाराबंकी हो या हो गुवाहाटी, हमारा देश भिन्न भाषा और भिन्न वेश का देश है, फिर भी उसमें एक सांस्कृतिक एकता है, इसलिए एक भारत देश है। तो नारा बनता है भिन्न भाषा भिन्न वेश, आप कहेंगे अपना प्यारा भारत देश। भिन्न भाषा भिन्न वेश, भिन्न भाषा भिन्न वेश। और अंत में जो हमारा लक्ष्य है, मैं कहूंगा जोड़ो जोड़ो, आप कहेंगे भारत जोड़ो। जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो। हम लोग एक ऊर्जा के स्तर पर आए और हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम बात करेंगे आपसे, उसके 3 हिस्से हैं मोटे तौर पर। एक हम बात करेंगे आपसे साइबर स्पेस की, फिर हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी की, और फिर हम बात करेंगे साइबर क्राइम की। ये तीनों ही बातें आप यहाँ से पास आउट होके जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, ये तीनों ही पक्ष आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये तीनों टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुधा हम उसका मतलब नहीं जानते। अगर सवाल आ जाए एग्जाम में तो हम उसका स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते। तो हमारा प्रयास होगा कि इन तीनों चीज़ों के बारे में एक विद्यार्थी की तरह आपको क्या मालूम होना चाहिए, उस पर हम लोग बात करें। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं साइबर स्पेस पर, कि साइबर स्पेस साइबर स्पेस क्या है। एक सवाल आता है, मान लीजिए कि साइबर स्पेस क्या है, तो आपका क्या उत्तर होना चाहिए। मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। साइबर स्पेस का मतलब कि कंप्यूटर, नेटवर्क और इंटरनेट, इन तीनों से मिलकर जो वातावरण बनता है, एनवायरनमेंट बनता है, उसको हम साइबर स्पेस कहते हैं। बड़ी सिंपल सी परिभाषा। ये 3 चीजें, कंप्यूटर, नेटवर्क और इंटरनेट, ये 3 चीजें मिल गई तो उस पूरे जो वातावरण बना, उसको हम साइबर स्पेस कहते हैं। इस साइबर स्पेस में हम काम क्या करते हैं। अब आप देखिए, आप मोबाइल पर, कंप्यूटर पर काम करते हैं। हम 3 काम करते हैं इस साइबर स्पेस में। पहला काम करते हैं कि हम डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। दूसरा काम करते हैं, डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हैं। और तीसरा काम करते हैं, डेटा को एक्सेस करते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं डेटा रखने के लिए। बहुत से लोग हैं ऐसे जो गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। तो गूगल ड्राइव पर जब अपना डेटा आप रखते हैं और किसी समय पर आपको अपना CV निकालना है, फोटो निकालनी है वापस, तो क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो हम मोटे तौर पर इस जो एनवायरनमेंट है, हमने साइबर स्पेस देखा, इस साइबर स्पेस में हम 3 काम कर रहे हैं। या तो हम डेटा स्टोर करते हैं, या ट्रांसमिट करते हैं, या एक्सेस करते हैं। तो हमारा जो साइबर स्पेस है, अब प्रश्न उठता है इसका इस्तेमाल कौन करता है साइबर स्पेस का। तो इस साइबर स्पेस का इस्तेमाल इंडिविजुअल करते हैं, हम आप जैसे लोग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, आपका कॉलेज करता है, और या सरकारें करती हैं। और उसके साथ साथ वो डिवाइसेस करती हैं, बड़े बड़े सर्वर्स हैं, हमारी आपकी डिवाइसेस हैं, वो उसको रिट्रीव करने में, डेटा रिट्रीव करने में उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये कैसे करते हैं, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है। इंटरनेट का मतलब अभी हम लोग आगे देखेंगे, ये क्या है, ये इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही इनकी स्ट्रेंथ है, यही इनकी ताकत है। और ये साइबर स्पेस हमको दिखता कहाँ कहाँ है,
आप वेबसाइट सर्च करते हैं। हमने कल टीआरसी कॉलेज की वेबसाइट सर्च की तो हमने क्या किया, मैं लखनऊ में बैठा था, मेरे पास मोबाइल था, हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन था, हम साइबर स्पेस में गए। साइबर स्पेस में जहां भी टीआरसी कॉलेज की वेबसाइट को होस्ट किया गया था, रखा गया था, उसको हमने ढूंढा और पढ़ा। तो साइबर स्पेस में पहला काम हुआ वेबसाइट का। दूसरा जो आज सबसे ज्यादा हम काम करते हैं सोशल मीडिया पर, कि हम किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया पर जब जाते हैं तो वो प्लेटफॉर्म क्या है, वो साइबर स्पेस है। ऑनलाइन मार्केट करते हैं, अमेजॉन पर, फ्लिपकार्ट पर सामान खरीदते हैं, ईमेल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, क्लाउड स्टोरेज करते हैं, या जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, कोई भी चीज़ दुनिया की ऐसी, चाहे आप रेलवे का टिकट बुक कराते हैं, चाहे एयरलाइन का टिकट बुक कराते हैं, अपना रिजल्ट देखते हैं, अपना सिलेबस देखते हैं, ये सारी चीज़ें आप साइबर स्पेस में जाकर ही देखते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में साइबर स्पेस बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जो केवल ऑनलाइन फीस जमा करते हैं, वो काउंटर पर फीस जमा ही नहीं करते। तो इसका मतलब कि अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपको कहीं अप्लाई करना है, तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसलिए हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगला प्रश्न आता है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। अभी तो हम लोगों ने साइबर स्पेस की बात की, जहां पर 3 अवयव थे। मैं आपको याद दिला दूं, 3 अवयव थे, कंप्यूटर, नेटवर्क और इंटरनेट। इन 3 चीजों की अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, प्रोग्राम एंड डेटा। डेटा कौन सा बताइए, कौन सा डेटा? जिसको हमने स्टोर किया था, जिसको हमने ट्रांसमिट किया था और जिसको एक्सेस किया था, जो हमारा डेटा है, हमारी निजता है, वो उसको सुरक्षित रखना हमारे इस पूरे साइबर स्पेस के जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है। तो ऐसे डेटा को सुरक्षित रखना जिससे कि उसका कोई अनऑथराइज एक्सेस न करे, जो आदमी उसके लिए ऑथराइज ना है वो एक्सेस न करे, उसको डैमेज न कर सके, नुकसान न पहुंचा सके, चोरी न कर सके, या किसी भी फॉर्म में जो डिजिटल डेटा है उसको डिसरप्ट न कर सके। ऐसा सुरक्षित बनाना किसकी जिम्मेदारी है? साइबर सिक्योरिटी की। उस साइबर स्पेस को रखना, हमारा डेटा, आपका डेटा, कॉलेज का डेटा, गवर्नमेंट का डेटा, वो सुरक्षित रहे। जो उसका बोनाफाइड यूजर है, जो अधिकृत आदमी है, वही उसका इस्तेमाल कर सके। इसके लिए जो व्यवस्था काम करती है उसको हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। तो आपके प्रश्न आ सकता है, आप कहीं कंपटीशन में जाएं, साइबर सिक्योरिटी क्या करती है? आपके डेटा को सुरक्षित करती है, आपके पहचान पत्र को सुरक्षित करती है, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट को सुरक्षित करती है। तो क्या करती है? आपके डेटा को सुरक्षित करती है। वो डेटा किसी भी रूप में हो सकता है। जो दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि ये करने के लिए क्या करना चाहिए, ये सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना है। तो पहली चीज है कि टेक्निकल सॉल्यूशन होने चाहिए। जो इतने बड़े बड़े सर्वर हैं उनकी सुरक्षा का टेक्निकल सॉल्यूशन होना चाहिए। दूसरी चीज है कि पॉलिसीज होनी चाहिए, सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए। अभी आपने अगर अखबारों में पढ़ा हो, अभी परसों नरसों डेटा प्रोटेक्शन लॉ आया है, आपको पढ़ना चाहिए, आप लॉ के विद्यार्थी हैं, कि भारत में अभी तक डेटा प्रोटेक्शन का कोई विधिवत लॉ नहीं था। तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ आया है कि हमारे आपका डेटा जहां रहता, बैंक में आपका डेटा रहता है, बैंक से लीक न हो। अगर लीक हो जाता है तो किसकी जिम्मेदारी है, किसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसके संबंध में लॉ आया। और जो तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो जिम्मेदारी है ह्यूमन विजिलेंस की। हम आप सजग रहें। अगर हम आप सजग हैं, हम आप अगर सजग हैं, हम आप अगर वॉचफुल हैं, तो भी हम इस साइबर सिक्योरिटी में मदद कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि साइबर सिक्योरिटी, साइबर स्पेस को सुरक्षित रखने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए। इस बैकग्राउंड के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि साइबर स्पेस में ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल को सुरक्षित रहने के लिए
जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो अवेयर रहने की और अलर्ट रहने की। मैं अभी विस्तार से इसके बारे में आपसे बात करूंगा। अवेयर और अलर्ट रहने का मतलब है कि पहली बात कि खतरे की जानकारी होनी चाहिए आपको, खतरा कहां से आ सकता है, और उसके प्रति आपको सजग रहना चाहिए। दो चीजें हों। यही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मान लीजिए एक मिनट के लिए टीआरसी कॉलेज की एक फेक वेबसाइट बना दी जाए और उसे हम नेट पर फ्लोट कर दें। आजकल बहुत सी ऐसी तकनीक हैं कि हम उस फेक वेबसाइट को आपकी जेन्युइन वेबसाइट के ऊपर लगा देंगे। तरीके हैं उसके। और जब कोई बच्चा अप्लाई करेगा तो फर्जी टीआरसी कॉलेज पर जाएगा, वहां अपना डिटेल भरेगा, फीस सबमिट कर देगा, उसको डेट भी मिल जाएगी, और जब वो वास्तव में टीआरसी कॉलेज आएगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि भाई आपका तो यहाँ रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, आप कैसे आ गए यहाँ पर। तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी अलर्ट रहने की जरूरत है, उनकी आईटी टीम को अलर्ट रहने की जरूरत है कि वो बराबर स्क्रॉल करते रहें, बराबर सर्च करते रहें कि ऐसा तो नहीं कोई और टीआरसी कॉलेज की साइट भी चला रहा हो। अगर चला रहा है तो पुलिस में कंप्लेंट करें, उसको ट्रेस करें, उसको दंडित कराएं। तो क्या आवश्यकता है हम लोगों के लिए कि हम लोग अवेयर हों, जानकार हों और साथ साथ अलर्ट हों, सावधान हों। इसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। और ये किस प्रकार से हमको अलर्ट रहना है, इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाता हूं। जैसे जंगल का राजा पानी पीता है तो भी सजग रहता है, जंगल में चलता है तो भी सजग रहता है। राजा है वो और पावरफुल है, लेकिन हर क्षण सतर्क रहता है कि हमारे ऊपर कोई आक्रमण न कर सके। तो हम लोग साइबर स्पेस के जिम्मेदार लोग हैं, स्पेस में भ्रमण करने वाले। तो साइबर स्पेस में हमें सजग रहने की आवश्यकता है। शायद ऑडियो नहीं चल रहा है। तो हमें सजग रहने की आवश्यकता है। अब हम एक और रोचक प्रश्न पर आते हैं। हम आपसे सवाल भी पूछेंगे और हमारा पर्पस आपसे सवाल पूछने का कतई ये दिखाना नहीं है कि आप वो चीज नहीं जानते। हम सवाल आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि आपका पार्टिसिपेशन हो, आप हमारी बात को समझें, अप्रिशिएट करें और उससे जुड़ने का प्रयास करें। हमारा प्रयास ये होगा। हम लोगों ने अभी बात की साइबर स्पेस की, और आपने देखा कि साइबर स्पेस के 3 अवयव कौन कौन से। नंबर 1 कंप्यूटर, नंबर 2 इंटरनेट और तीसरा नेटवर्क। ये 3 चीजें मिलकर बनी साइबर स्पेस। और साइबर स्पेस में हमने काम क्या किया? हमने 3 काम किए। हमने डेटा को सेव किया, डेटा को ट्रांसमिट किया और एक्सेस किया। 3 काम किए। हमारे इन 3 कामों में जब किसी ने सेंध लगाने का प्रयास किया, डेटा को चोरी करने का प्रयास किया, डेटा को ऑल्टर करने का प्रयास किया, डेटा को डैमेज करने का प्रयास किया, तो इसको हमने क्या कहा? हमने कहा ये साइबर क्राइम हुआ। ठीक है, इसको हमें साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट हुआ हमारे साइबर स्पेस में। अब एक बात ये उठती है कि साइबर क्राइम या जो साइबर स्पेस है, आपने देखा कि पूरी दुनिया उससे जुड़ी हुई है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, पूरा दुनिया उससे जुड़ी हुई है। इतनी बड़ी दुनिया में सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों इंटरनेट के यूजर हर क्षण काम कर रहे होते हैं। तो आखिर इनकी पहचान कैसे हो? मान लीजिए एक मिनट के लिए कि मैंने एक अपराध कर दिया इस साइबर स्पेस में और आपके विरुद्ध हमने अपराध किया, आप पुलिस में गए कंप्लेंट करने के लिए, तो वो जो पुलिस की एजेंसी है वो हमें ढूंढेगी कैसे? कितनी बड़ी समस्या है। उसके ढूंढने के लिए इंटरनेट पर एक प्रोटोकॉल बनाया गया, एक पहचान चिन्ह बनाई गई जिसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो हमारा प्रश्न ये है, जरा कोई हाइपरलिंक या टच कर देगा, इंटरनेट हाइपरलिंक टच कर दीजिए बस। तो हमारा प्रश्न आपसे यह है कि हु ओन्स इंटरनेट? इंटरनेट का मालिक कौन है? ये मैं अक्सर सवाल पूछता हूं विद्यार्थियों के बीच, पुलिस अधिकारियों के बीच
तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, गेस कीजिए, कोई इसमें शर्म की बात नहीं है कि मुझे मालूम है कि नहीं मालूम है। आप रोज इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं? दिन में आज जो युवा है वो 24 घंटे में से कम 12 घंटे तो इंटरनेट पर रहता ही है, व्हाट्सएप पर रहता है, फेसबुक पर रहता है, अपनी स्टडी मटेरियल पढ़ता है, गूगल पर जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप क्या मानते हैं कि इंटरनेट का ओनर कौन है? बताइए मैडम, आप बताइए, गेस कीजिए, इंटरनेट का ओनर कौन है? तुम बताओ बेटा, सामान्य भाषा में बताओ, कोई हम परिभाषा नहीं पूछ रहे, गेस करो, एनीवन? फिलहाल तो इंटरनेट का मालिक किसी को नहीं कहा जा सकता है, और इस टाइम तो गूगल का एक अधिकार होगा, धीरे धीरे मोनोपोली कर रहा है। देखिए, आपके एक साथी ने कहा कि इंटरनेट पर किसी का अधिकार नहीं कहा जा सकता, लेकिन गूगल इधर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए एक उत्तर आया गूगल। आप समर्थन कीजिए या कोई और आंसर दीजिए, इंटरैक्टिव बताइए, बनाइए इसको, बताओ कोई भी केस, तुम बताओ बेटा, कुछ भी सोच के बताओ, बात तो बढ़े आगे। कभी सोचा नहीं? एक देखिए, इतने सारे लोग बैठे हैं जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, डे एंड आउट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि इंटरनेट का, हाँ प्लीज, नहीं दोबारा बोलिए, क्या कह रहे हैं? कोई नहीं है, स्पष्ट नहीं आ रही आवाज। इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है, सरकार नियंत्रण करती है। सरकार नियंत्रण, तो कौन सी सरकार करती है? हाँ चलिए, अब मैं तो बहुत अच्छा मानता हूं कि इस तरह की वर्कशॉप में ऐसी ब्रेन स्टॉर्मिंग होनी चाहिए, लोग दिमाग लगाएं, सोचें। कहा कि कोई मालिक नहीं है, सरकार मालिक होती है। आप उत्तर के काफी नजदीक पहुंचे, लेकिन अभी जो उत्तर मैं सुनना चाहता हूं वो उत्तर, उस उत्तर तक, हाँ प्लीज। ओनर है, अच्छा आप बताइए, एक साथी और कह रहे हैं कुछ। अच्छा, आपने कहा सर्वर होगा, ठीक है। नेटवर्किंग कंपनीज का बिछाया हुआ एक वायर्स का जाल होता है। हाँ सर, इंटरनेट का कोई एक मालिक नहीं होगा, ये एक बहुत सारी कंपनीज का बिछाया हुआ नेटवर्क का जाल होता है, जो कि वायर्स के माध्यम से जुड़ा होता है। क्योंकि जैसे कि अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जुड़े होते हैं, ट्रांसएटलांटिक केबल होती है, जो आपकी अंडरसी केबल होती है, तो वहाँ से ये जाती है मेन सर्वर में, और हम लोग जो कनेक्शन लेते हैं उस मेन सर्वर से जुड़े होते हैं, चाहे हम वायर्ड माध्यम से जुड़े हों, चाहे वायरलेस से जुड़े हों। और जो वो मेन सर्वर होता है, ये दो सर्वर आपस में कनेक्टेड होते हैं जो डेटा शेयरिंग करते हैं, और हम जब कोई भी डेटा एक्सेस करते हैं तो वो नियरेस्ट सर्वर ढूंढता है जहाँ से उसको वो रास्ता मिलता है। जैसे हम अपनी गाड़ी चलाते हैं तो हम रोड पे रास्ता ढूंढते हैं, जहाँ जहाँ रास्ता मिलता है हम जाते जाते हैं। ऐसे ही डेटा भी रास्ता ढूंढता है, वो सर्वर को एक्सेस करता है और वहाँ से वो हमें डेटा लाके फेच करके देता है। बहुत बहुत, क्या शुभ नाम आपका? जतिन जैन। हाँ, जतिन जैन जी के लिए एक ताली बजाएं आप लोग। आपने बहुत नजदीक आप उत्तर के पहुंचे, लेकिन मैं आपको और इस प्रकार का उत्तर दूंगा जो आपके कंपटीशन में सहायक हो। अगर मान लीजिए यही सवाल आ जाए और 4 ऑप्शन हो, एक ऑप्शन आपके साथी ने कहा कि सर्वर उसका मालिक है, आपने कहा कि उसका जो नेटवर्किंग है वो मालिक है, आपके एक साथी ने कहा कि वो देश मालिक है, आपके एक साथी ने कहा कि हम सब उसके मालिक हैं, और हम एक उत्तर देंगे कि इसका कंट्रोलर आईना है, AIANA। क्लिक कर दीजिए, नेक्स्ट, कहीं भी कर दीजिए। हाँ, जो इंटरनेट का जब की शुरुआत हुई 1970 के दशक में, तो एक ये बहुत बड़ा प्रश्न उठा दुनिया के सामने कि आखिर इंटरनेट को कैसे संचालित किया जाएगा। लाखों करोड़ों लोग इस्तेमाल करेंगे, कैसे उनकी पहचान बनेगी इंटरनेट पर। तो एक व्यवस्था बनी। इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है दुनिया में। अमेरिका, नेटो, WHO, वर्ल्ड बैंक, तमाम तरह के उत्तर आते हैं छात्रों और श्रोताओं के बीच से। तो इंटरनेट को ऑर्गेनाइज करने वाली बॉडी है, ये आपको याद रखना चाहिए। आपके सवाल हो सकता है
इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, आईना, IANA, ये पूरी दुनिया में इंटरनेट का संचालन करती है ये व्यवस्था। और आप जानते हैं दुनिया इतनी बड़ी है तो इसके संचालन के लिए पूरी दुनिया को 5 हिस्सों में बांट दिया गया और उस एक हिस्से को कहा गया 5 हिस्सों में बांटा गया और उसे एक हिस्से को कहा गया RIR, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री, RIR। ऐसी 5, इसको हटा दीजिएगा, RIR कहा गया उसको। और ऐसे 5 RIR दुनिया को दिए, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूरोप, अफ्रीका और एशिया पैसिफिक, हम लोग जिसमें आते हैं, हम लोग जिस हिस्से में आते हैं RIR में, उसको कहते हैं एपनिक, APNIC, एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनेट को आईना ने नियंत्रित किया, व्यवस्थित किया, दुनिया को 5 हिस्सों में बांटा और हम आए एशिया पैसिफिक में। एशिया पैसिफिक अब ये आगे कैसे हमारे आप तक कैसे आएगा, हम इसको हम केवल एक की बात करते हैं, एपनिक की बात करते हैं, APNIC, जो ऑस्ट्रेलिया से लेके और ईरान तक इस पूरे भूखंड में इंटरनेट की व्यवस्था देखता है। तो एपनिक के बाद क्या आएगा, नहीं, एपनिक के बाद क्या आएगा, NIR आएगा, हर देश का नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री। अपने यहां की है निक्सी। ये सारे आपके सवाल हैं जनरल नॉलेज के। कोई आपसे पूछे कि भारत में इंटरनेट की व्यवस्था कौन सी सरकारी संस्था करती है, NIC, निक्सी, रिजर्व बैंक या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, तो सही उत्तर है निक्सी। और इसके बाद NIR के बाद आता है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कोई जियो से होगा, कोई एयरटेल से होगा, कोई BSNL से होगा, आपका कॉलेज हो सकता है रेलटेल से जुड़ा हो। तो इसके बाद की जो व्यवस्था है वो कौन करता है, वो ISP करता है। और ISP के नीचे कस्टमर होता है, हम आप हैं। चाहे आप सिम से जुड़े हो, चाहे अपने घर में हो आप ब्रॉडबैंड से जुड़े हो, आपका कॉलेज लीज लाइन से जुड़ा हो, रेलवे का सर्वर है, एयरलाइंस का सर्वर है, हम सारे क्या है, कस्टमर हैं। तो इसका मतलब कि 4 स्तर हो गए, रीजनल स्तर पर हो गया, NIR के स्तर पर नेशनल लेवल पर हो गया, ISP के लेवल पर हो गया और व्यक्ति या संगठन के लेवल पर हो गया। तो हम इस प्रकार से इंटरनेट का उपयोग करते हैं। जैसे आपके साथी ने अभी बताया कि इंटरनेट पूरी दुनिया में 100% वायर्ड है, तार से है, समुद्र के नीचे भी केबल जाता है। तो जो हमको वायरलेस मिलता है वो शॉर्ट डिस्टेंस में मिलता है। आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मोबाइल पर वायरलेस तरीके से इंटरनेट, तो आप जो लोकल यहाँ का टावर होगा उससे जुड़े हुए हैं, थोड़ी दूरी हुई, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन उसके बाद फिर वो सारा का सारा वायर्ड होगा। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए और इंटरनेट के बारे में ये जानकारी भी हमें रखनी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि ये इंटरनेट हमारी लाइफ्स को टच करता है। हम ईमेल भेजते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शेयर ब्रोकिंग, ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग, जॉब पोर्टल, मैरिज पोर्टल, इंफॉर्मेशन एक्सेस, डिपॉजिट ऑफ टैक्सेस, डिजिटल सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे जीवन में कहीं न कहीं स्पर्श करती हैं, कहीं न कहीं हमको प्रभावित करती हैं। तो ये साइबर स्पेस में जब आप जाते हैं, घूमते हैं, तो इन सेवाओं का, इन चीज़ों का आप उपयोग करते हैं।